नमस्कार आप सभी को। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने कंधों पर सितारे और चाहते हैं वर्दी, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये वीडियो बहुत एक अच्छी न्यूज़ के साथ आप लोगों के सामने है। एक खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 60,000 वैकेंसियाँ निकाली हैं, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए। तो ये लोग जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी बेरोज़गारी दूर हो, या फिर वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो जीवन में, एक लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित कर रखा है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है और लगभग 60,000 ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। डिटेल नोटिफिकेशन ये है आपका दिसंबर 23 को आया है। दिसंबर 23 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने ये वैकेंसी जारी किया है। ठीक है, आपका जो ग्रेड पे इसमें रहने वाला है वो 5200 से लेकर के 20,200 और ग्रेड पे आपका 2,000 नए वेतनमान में रहेगा। ठीक है, तो पे बैंड आपका 5200 से लेकर 20,200 तक है। ग्रेड पे आपका 2,000 है। जो नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स है उनमें अब कितने पद आए हैं, जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए आए हैं, कितनी संख्याएं हैं उनकी, ओबीसी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में कितनी है, और इसके अलावा आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी की सारी डिटेल्स हम करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो त्रिदिशाएं क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही तमाम वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिना समय गवाए कि जो नोटिफिकेशन आई है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें नोटिफिकेशन क्या है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ओटीपी के थ्रू ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है। बहुत सारे लोगों को ओटीपी आने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं आप लोगों को भी ये समस्या तो नहीं हो रही है, और अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। इसके बाद में देखेंगे हम एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, फिर देखते हैं एग्ज़ाम की डेट क्या होगी और एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होगा। ये तमाम जानकारियाँ हमारी वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करनी है, कहाँ से आप इसकी डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे जाना है या वेबसाइट खोल लेनी है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आपने सरकारी रिजल्ट टाइप कर देना है। जो पहली ही वेबसाइट है वहाँ पर आप लोग गए। यहाँ जाने के बाद में आपको डिटेल नीचे मिल जाएंगी। डिटेल में जाना है आपको। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है 60,244 पोस्ट, ऑनलाइन फॉर्म, ये डिटेल आपको यहाँ से देखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो 23 दिसंबर को रिलीज़ हुआ है। एप्लीकेशन आपके भरने शुरू होंगे 27 दिसंबर से। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 16 जनवरी, और जो पे एग्ज़ाम की फ़ीस की लास्ट डेट है वो भी 16 जनवरी ही है। करेक्शन की लास्ट डेट रहेगी इसमें 18 जनवरी। एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। ठीक है, ये बात आपकी तय है। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जर्नल की आपकी रहने वाली है 400 रुपये फ़ीस, और ओबीसी की भी 400 रुपये फ़ीस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए भी 400 रुपये फ़ीस है। और ये फ़ीस जो रहेगी वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चलान के माध्यम से। मिनिमम एज की बात की जाए तो मिनिमम एज 18 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज इसमें 25 साल मेल के लिए और 28 साल रखी गई है फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब हम बात यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज आई हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और यहाँ से हम डाउनलोड नोटिफिकेशन कर लेते हैं, जिसके जरिए हमें ऑथेंटिक जानकारियाँ जो हैं वो मिलेंगी। ठीक है, हमने ऑथेंटिक जानकारी के लिए खोला फाइल। ये आपकी फाइल आ गई है। यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने ये भर्ती जारी की है, और ये आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, वो डायरेक्ट वैकेंसी है। ठीक है, और ये इसकी सूचना निकली है दिसंबर 23 2023 में। पे बैंड आपका रहेगा 5200 से लेकर के 20,200 रुपये तक, और ग्रेड पे रहेगा इसमें 2,000 रुपये वेतनमान के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी आई है, पदों की संख्या है, महिला और पुरुष दोनों के लिए आई है, तो इसमें कौन सी कितने पद किस श्रेणी के अंतर्गत आए हैं देखते हैं। तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के अंदर पदों की संख्या है 24,102।
EWS कैटेगरी यानी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग हैं, ठीक है, जिनको मजाक की भाषा में सुदामा वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, उनके लिए जो वैकेंसी आई है वो 6024 वैकेंसियाँ हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC की जो हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास के में जो लोग आते हैं, उनके 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति की मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति के लिए 12,650 वैकेंसी आई है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1204 वैकेंसी आई है, यानी कुल मिलाकर के ये वैकेंसी 60,244 हैं। और इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों ही पात्र होंगे। परीक्षा के पहले किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है और भर्ती किसी भी समय या भर्ती के स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो ये समय सारणी है इसकी क्या कहती है कि फीस या ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन है उसकी शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि है 27 दिसंबर 2023। उसके बाद में अंतिम तिथि की अगर मैं बात करूं तो अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024, ठीक है। तो अंतिम तिथि 16 जनवरी है, प्रारंभ होने की तिथि 27 दिसंबर 2023 है। अब हम बात करते हैं शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, तो 18 जनवरी 2024 है, ठीक है। और यहाँ पे आवेदन शुल्क 400 रुपये, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं इसके लिए जो अर्हताएँ हैं यानी जरूरी चीज़ें हैं वो क्या है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हो। उम्मीद है कि आप भारत के नागरिक होंगे और मोस्ट इसमें से जो कैंडिडेट फिल करने वाले होंगे वो उत्तर प्रदेश के ही नागरिक होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी भी अफ्रीकी देश से आया है, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से, तो वो भी इसको फिल कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो प्रमाण पत्र आपसे मांगे गए हैं, ठीक है, वो आवश्यक है, किंतु वह न तो जारी किया गया हो न देने से इनकार किया गया हो, किसी भी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। योग्यता क्या है आपकी? योग्यता मांगी गई कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं उत्तीर्ण की हों या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। तो आपने 10वीं और 12वीं पास किया हो, ये आपकी उत्तीर्ण होना ये आवश्यक है, ये आपकी शैक्षिक अर्हता है, ठीक है। आवेदन करते समय आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपेक्षित शैक्षिक अर्हता यानी जो एक्सपेक्टेड एजुकेशन है जो आपकी, ठीक है, वो आपने हासिल कर रखी हो, ठीक है। उसकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपके साथ होने चाहिए जिस समय आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप अपीयर हुए हैं या अपीयर होने वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अलावा जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो किनको दिया जाएगा। तो DOEACC या NILT सोसाइटी से कंप्यूटर में आपको O स्तर का प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं फिर भी, लेकिन आपके पास में O स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या आपके पास में NCC का भी सर्टिफिकेट हो तो उन लोगों को प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। आयु की हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनकी आयु होनी चाहिए, पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1 यहाँ पे जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु उसने प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात 1/7/2023 से अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व होना चाहिए, ठीक है। यानी 1 जुलाई 2023 को आपने 18 साल के होना चाहिए या तो फिर आपका जन्म 2001 से पहला होना चाहिए, 2 जुलाई 2001 से पूर्व होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 के बाद 5 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो जन्म है वो या तो 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी जो ये बात कर रहे हैं तो 2001 से 2005 के बीच के होनी चाहिए। वहीं अगर महिला अभ्यर्थियों की हम बात करें तो इनको भी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी है। इसके साथ ही 25 वर्ष की आयु उसकी पूरी न हुई हो, यानी इनकी जो डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी वो मानी जाएगी
2 जुलाई 1998 से पहले नहीं जन्म हो इनका, यानी 97, 96, 95 वाले नहीं लिए जाएंगे। और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 2006, 7, 8 है तो वो नहीं ली जाएगी 1 जुलाई के बाद में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। यानी 1 जुलाई 2005 के बाद अगर किसी की है, अगर आपकी 2 जुलाई 2005 की भी है तब भी वो मान्य नहीं होगा। तो आयु का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ओबीसी वर्ग है या अनुसूचित जाति हैं, जनजातियां हैं या फिर ऐसी ही अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी केवल जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, और जो छूट है वो नियमों के हिसाब से होगी। यानी ओबीसी हैं, अगर एससी कैटेगरी हैं, एसटी कैटेगरी हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको उत्तर प्रदेश सरकार छूट दे रही है, ठीक है, तो वो जो नियम है उनके हिसाब से छूट उन लोगों को मिलेगी, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही ये छूट मिलेगी। अन्य जो राज्य हैं उनके अगर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो वो जनरल कैंडिडेट ही काउंट होंगे और उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद में हम देखते हैं कि वैवाहिक परिस्थिति क्या होगी। अगर किसी ने एक से ज़्यादा विवाह किया है या एक से अधिक उसकी पत्नियां हैं, ठीक है, तो वो पुरुष इसके लिए पात्र नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से यदि कोई महिला अभ्यर्थी है और जिसके पति ने पहली शादी की है और वो दूसरी पत्नी है उनकी, तो वो भी इसके लिए उनकी, और अगर उनकी पहली पत्नी जीवित है, ठीक है, तो महिला अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगी, ऐसा इसमें लिखा गया है, ठीक है। यानी बाइगैमी या पॉलीगैमी करने का अगर दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पे फिजिकल मानदंड की अगर हम बात करें तो वे जो 2015 के यथा संशोधित नियम 6 के अनुसार हैं वही होंगे, और यहाँ से शारीरिक रूप से विकलांग जो व्यक्ति हैं वो पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे, जो नियमावली दी गई है उसके अनुसार। अब बात करते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया क्या रहने वाली है और आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर जाना है, http://upbpb, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो या प्रोन्नति बोर्ड है .gov.in पर आपको जाना है। वहां जा करके आप लोगों को पता चलेगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर हम यहाँ से लिखित परीक्षा के बारे में बात करें तो लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे है ऐसे अभ्यर्थी जिनका आवेदन प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, ठीक है, से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में यहाँ पे देखना आपको कौन सा मोड है, ऑफलाइन एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है। लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। समय अवधि आपकी 2 घंटे रहेगी। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। पहला आपका सामान्य ज्ञान, दूसरा आपका सामान्य हिंदी, तीसरा टॉपिक रहेगा संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, चौथा टॉपिक रहेगा मानसिक अभिरुचि, ठीक है, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग जिसको कहते हैं। तो आपकी जीके होगी, सामान्य हिंदी रहेगी, संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल और जो एबिलिटी है आपकी वो चेक की जाएगी। इसके अलावा आपकी रीजनिंग चेक होगी। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है। तो ये सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में होंगे। 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। और उसके बाद में अगर आपका गलत उत्तर होता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 आपका ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव अंक प्रदान किए जाएंगे। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑफलाइन मोड 2 घंटे का पेपर है, तो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। 4 विषय हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ। 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सही के लिए 2 नंबर और गलत के लिए -0.5 यानी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को दी गई है। OMR प्रणाली के आधार पर ये पेपर संपन्न होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए आप लोगों की जो बेसिक डिटेल थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो पेपर होगा एक ही दिनांक को होगा और एकल पाली में ही होगा, या एक से अधिक पाली में या एक से अधिक दिनांकों को जो भी होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सही प्रश्नों की संख्या और फिर जो
जो सही उत्तर होगा गुना में निर्धारित अंक अपॉन सही प्रश्न कितने किए हैं, ये आपका सूत्र होगा। इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के बारे में हमने देख लिया कि किस तरीके से होगा फॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम शारीरिक मानक प्रशिक्षण होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, डीवी एंड पीएसटी। ठीक है, यहाँ पे इस आधार पर फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात कर लेते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या हैं, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। हाइट होनी चाहिए लगभग आपकी 168 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। जो सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग और जो एससी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी के लिए क्या होनी चाहिए। तो एसटी कैटेगरी को यहाँ पे छूट मिली है 8 सेंटीमीटर की, यानी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, जहाँ पे जर्नल की और ओबीसी के लिए 168 है। यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने की अगर हम बात करें, चेस्ट की अगर बात करें, तो जो सामान्य या ओबीसी वर्ग है या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद में, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ छूट दी गई है, जिसमें बिना फुलाए हुए उनका 77 यानी 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में सीना 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का फिजिकली मानदंड है, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव ज़रूरी है ये सभी के लिए। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है। तो उनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग की और एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और वहीं जनजातियों की अगर मैं बात करूं तो उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे मैं बात कर लेती हूँ वजन। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम। यहाँ पर जेंट्स के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो फीमेल हैं, ठीक है, उनके लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। ठीक है, अभिलेखों की जो भी समीक्षा है और शारीरिक मानक प्रशिक्षण है वो विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा फिजिकल जो होगा आपका, फिजिकल में क्या होगा, यहाँ पे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी है, यानी 4800। और आप लोगों को जो मेल हैं उनके लिए 4800 मीटर की दौड़ है वो 25 मिनट में, यानी 1600 के 4 चक्कर आपको लगाने हैं। ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए ये 2400 किलोमीटर की दौड़ है और ये 14 मिनट में आप लोगों को पूरी करनी है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय में पूरी दौड़ नहीं कर पाते हैं वो भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो डिटेल हैं वो यथा समय बोर्ड आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएगा। चयन की अंतिम सूची यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जहाँ आरक्षण और आयु सीमा में छूट की बात है वो सब नियम दिए गए हैं कि जो उच्च न्यायालय के नियम हैं उनके हिसाब से छूट आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, 21% ये वर्टिकल आरक्षण दिया गया है और इनको 5 साल की छूट है अधिकतम आयु में। ठीक है, और इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति है उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को भी 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अगर हम बात करें तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए भी कोई छूट नहीं है, लेकिन जो एक्स सर्विस मैन है उनको 3 साल की छूट दी गई है। होम गार्ड्स के लिए कोई छूट नहीं है, महिलाओं के लिए कोई छूट नहीं है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की नीति के तहत बता दिया कि किनको कितनी छूट मिलनी चाहिए। भूतपूर्व जो सैनिक है यानी एक्स सर्विस मैन जो रहे हैं उनको सेना की गई सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर जो निर्धारित आयु सीमा से 3 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल हमने पढ़ लिया है कि आप लोगों को क्या करना है। आपको साइट पर जाना है, उत्तर प्रदेश की जो साइट है upbp.gov.in, यहाँ पर जाना है, ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये यहाँ से आपकी डिटेल्स थी, वहाँ से आपको फॉर्म अपलोड करने हैं, बाकी की जितनी भी डिटेल है
फ़ोटो और साइन वो अपलोड करने हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, फॉर्म कैसे भरना है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी मैं आपको उसमें फिल करके बता दूंगी। लेकिन कोशिश करूंगी मैं इसमें भी लास्ट में आप लोगों को बता दूं। अभी लिखित परीक्षा का यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है, इसकी डिटेल जो रहेगी वो मैं नोटिफिकेशन अपने जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी अवेलेबल करा दूंगी, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए वीडियो से, ठीक है। और बाकी की जो भी डिटेल्स रहेंगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डिटेल होने वाली हैं, जैसे हम लोगों को फिल करनी थी कि UPBPB.gov.in साइट पे हम लोगों को जाना है। यहाँ पे हम गए, यहाँ जाने के बाद में हमने डिटेल देखी। यहाँ पे जो पहला ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, और इस तरीके से आप आवेदन पर जा करके आवेदन क्लिक करें। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म, और यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भर के सबमिट कर सकते हैं। बाकी कैसे डिटेल फिल करनी है ये मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि इस जो आपकी वैकेंसी है उसमें सामान्य हिंदी एक टॉपिक है, और सामान्य हिंदी से संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। तो जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं वो सभी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, वहाँ जा कर के आप उन वीडियोस को जरूर देखें। वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।